दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हम लोग बात कर चुके हैं कि पुर्तगाली कंपनी भारत में कब आई, किस तरह से भारत में व्यापार किया उन्होंने, किस तरह उनके जितने भी गवर्नर जनरल थे उनका कार्य क्या था, पुर्तगालियों की देन क्या थी भारत में, कौन से नई चीजों को भारत की वासियों को सिखाए थे। ये सारी चीजों पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो डच कंपनी है, डच और फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब आई, इनका कार्य क्या था, कि कहां से इन्होंने व्यापार किया और इनकी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डच जो कंपनी थी वो भारत में कब आई और कहां से ये लोग आए थे। ठीक है, तो जो डच कंपनी थी वो कैसे आई, पहले तो आप जान लें कि डच लोग थे कहां के। तो डच लोग थे ये लोग नीदरलैंड के। नीदरलैंड एक देश है, आज भी नीदरलैंड है आपका देश। नीदरलैंड उस समय इसको हॉलैंड भी कहा जाता था, उसको हॉलैंड के नाम से भी जानते थे। नीदरलैंड की जो राजधानी है इस समय आप जानते ही होंगे, एम्स्टर्डम। ठीक है, तो वही नीदरलैंड के लोग थे जो डच थे, वो भारत में आए थे। अब कैसे आए थे, इनके आने का कारण क्या था वो आप जान ले। तो डचों के जो आने का मुख्य रूप से जो कारण था, वो लोग मसालों का व्यापार करना चाहते थे। मसालों का ये लोग व्यापार करने के लिए भारत में ये लोग आना चाहते थे। खास करके मसालों में काली मिर्च की इन्हें ज्यादा आवश्यकता थी। काली मिर्च का व्यापार करने के लिए ये भारत में आना चाहते थे। अब पहले रास्ता तो खोज लिया था वास्को डी गामा ने। अब धीरे धीरे जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश की जो कंपनियां थी, अब उन्हें उन्हीं रास्ते से होते हुए पहुंचना था और व्यापार करने की शुरुआत करनी थी। तो हुआ क्या कि जो डचों ने नीदरलैंड से एक अधिकारी को भेजा जिसका नाम था कार्लो लियस। कार्लो लियस को भेजा गया भारत से व्यापार करने के लिए। लेकिन कार्लो लियस पहले कहां पहुंचता है, इंडोनेशिया पहुंचता है। इंडोनेशिया पहले पहुंचता है और इंडोनेशिया से वो व्यापार शुरू कर देता है। तो पहला जो व्यापारिक दल है वो कार्लो नियस के नेतृत्व में आया था और इंडोनेशिया सबसे पहले वो कहां पहुंचा, इंडोनेशिया पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद 1602 में अब जो डचों की संसद थी या नीदरलैंड की जो संसद है उसमें एक कानून लाया गया कि भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जाएगी। तो 1602 में डचों की संसद से पास होने के बाद कौन सी कंपनी बनाई गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 में, वहां की संसद से अधिकार मिलने के बाद। ठीक है, जब डच ईस्ट इंडिया, देखिए जब ये भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये लोग कई बार, कम से कम 10 से 15 बार भारत में आए और सर्वे किए कि व्यापार किस चीज का किया जाए कि ज्यादा प्रॉफिट हो और कहां से किया जाए, कहां से हम लोगों को परमिशन मिल सकती है। इसके लिए उन लोगों ने कई बार सर्वे किया और सर्वे करने के बाद अंततः हुआ क्या कि 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की, जैसे उसमें हमने आपको बताया था पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की, उसी तरह से यहां पर आपको जानना है कि डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित की थी। ठीक है, तो डचों ने पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की थी, पूर्वी तट। देखिए उसी समय हमने बताया था कि जो पुर्तगाली थे वो ज्यादातर फोकस कहां पे किए, पश्चिमी तट पर। डच कहां पर कर रहे हैं, पूर्वी तट पर। पूर्वी तट में मुसलीपट्टनम तो डचों की पहली फैक्ट्री
कब स्थापित हुई? 1605 में। कहां पर? मुसलीपट्टनम, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने दूसरी जो फैक्ट्री है वो 1610 में इन्होंने दूसरा व्यापारिक केंद्र अपना बनाया था, या फैक्ट्री आप कह लें, पुलिकट। दूसरा इनका जो व्यापारिक केंद्र बना पुलिकट बना, और पुलिकट को ही इन्होंने क्या किया? अपना हेड ऑफिस बनाया। मुख्यालय इनका कहां पर था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस कहां बनाया गया? मुख्यालय पुलिकट। पुलिकट कहां पर है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में था पुलिकट। तो पुलिकट एक बंदरगाह भी है, वहां से बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो पुलिकट में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और पुलिकट को ही क्या बनाया? अपना हेड ऑफिस बनाया, मुख्यालय बनाया। तो डचों के हेड ऑफिस पुलिकट में बनाया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डचों द्वारा भारत में एक सिक्के चलाए गए थे, जो कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है कि ये सिक्के किस कंपनी द्वारा चलाए गए थे। ठीक है। तो डचों द्वारा एक सिक्का चलाया जाता था जिसको कहा जाता था सैन पगोडा। एक मुद्रा थी सैन पगोडा। ठीक है। तो ये सिक्के चलवाते थे डच, तो इसको याद रखेंगे, ये डचों द्वारा चलाया गया था। अब आगे की जो कहानी ये है कि उसको आगे की कहानी आप सुन ले, क्यों डच जो है सफल नहीं हो पाते हैं भारत में। इसका कारण ये था कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे, ये तो बाद में आपस में लड़े हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अंग्रेज जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी भी भारत में रही है और पुर्तगाली कंपनी भी भारत में रही है। तो ब्रिटिश जो राजा थे, कौन, इनका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि डच क्यों नहीं सफल हो पाए भारत में। ठीक है, इसको जान ले। तो ब्रिटिश जो राजा थे वो क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। और जो पुर्तगाली कंपनी, जो पुर्तगाल की जो रानी थी, जिनका नाम था कैथरीन, दोनों चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का क्या हो गया? विवाह हो गया। अब क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों के जो मेन मालिक थे, जो राजा थे, वो दोनों क्या हुआ? दोनों का आपस में विवाह हो गया, शादी हो गई। अब क्या हुआ? जब शादी विवाह हो गया तब तो रिश्तेदार हो गए ना। अब रिश्तेदार हो गए तो ये दोनों क्या हो गए? एक हो गए। जब ये दोनों एक हो गए तो ये अब क्या हुआ, उसमें हम आगे आपको बताएंगे कि जो मुंबई शहर था वो दहेज में दिया गया था। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है। चार्ल्स द्वितीय कहां के थे? ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है। तो इनको मुंबई शहर किसने दिया था? कैथरीन मीन्स पुर्तगाली कंपनी ने मुंबई को दिया था दहेज में। ठीक है। बाद में चार्ल्स द्वितीय, ये एक अलग कहानी है, आगे हम लोग बात करेंगे। चार्ल्स द्वितीय आगे क्या करते हैं? मुंबई को फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि आप लोग यहां से व्यापार करिए, या जो भी चीजें हैं वो भारत में यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जब दोनों एक हुए तो इन्होंने डचों को परेशान करना शुरू किया। डचों का जो व्यापारिक केंद्र था उसको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। अब जब दो बड़ी कंपनियां एकजुट हो जाती तो छोटी कंपनियों को वहां पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। यही हुआ डचों के साथ। तो धीरे धीरे जो डच कंपनी है वो यहां से निकल करके इंडोनेशिया से ज्यादा व्यापार करना शुरू कर दिया। तो डचों की यही कहानी है। आगे अब हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी। अब फ्रांसीसी भारत में कब आए? इनके आने का कारण क्या था? कब तक रहे हैं? इनके गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है,
इसकी स्थापना कब हुई, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह वहां के शासक थे लुईस के नेतृत्व में एक उनके मंत्री थे जिनका नाम है कोलवार्ट। ठीक है, लुईस कौन थे? वहां के राजा थे, उनके एक मंत्री थे कोलवार्ट। लुईस ने आदेश दिया कि आप भारत से व्यापार करने के लिए आप प्रयास करें, और कोलवार्ट के प्रयास से ही भारत में व्यापार करने की शुरुआत होती है। कब? 1664। ठीक है, तो मुख्य भूमिका भारत में व्यापार करने की किसकी थी? वहां के राजा लुईस की और उनके मंत्री कोलवार्ट की। और इन लोगों ने कब प्रयास किया? 1664 में प्रयास किया कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत से व्यापार किया जाएगा। अब आगे 1667, अब इसके कितने 3 वर्ष बाद वहां के एक अधिकारी थे फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक विशेष व्यापारियों का अभियान दल कब आता है? 1667 में भारत आता है सर्वे करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अभियान दल आया, उन्होंने भारत में एक जगह पर अपना फैक्ट्री स्थापित करने की इनको विचार आया कि जब भारत से व्यापार करना है तो एक केंद्र तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो भारत में व्यापार करने के लिए इन्होंने अपना पहला केंद्र, जैसे सब में बताया, यहां पर भी आपको याद करना है, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? सूरत में। ठीक है, पहली फैक्ट्री सूरत में इन्होंने स्थापित की थी। एक केंद्र होना चाहिए व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी व्यापारियों का दल भारत में आया था, उन्होंने सर्वे किया और पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? सूरत में की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग 1673 में यहां पर बंगाल के एक सूबेदार थे शाइस्ता खां से जो फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक जमीन उनसे परचेज किया, मतलब उनसे एक जमीन खरीदा। जो जमीन खरीदा वहां पर उन्होंने एक शहर की स्थापना की, चंद्रनगर शहर की स्थापना एक फ्रांसीसी बस्ती के रूप में किया था। ठीक है, तो बंगाल के जो शाइस्ता खां थे, जो वहां के नवाब थे, इनसे जमीन लिया गया और चंद्रनगर फ्रांसीसी बस्ती का निर्माण कराया गया, मतलब एक और केंद्र बनाया गया फ्रांसीसियों का, जो आपका बंगाल में था। ठीक है, जब 1673 में एक फ्रांसीसी बस्ती बन गई, तो उसके बाद विचार यह हुआ कि अब धीरे धीरे अब एक अधिकारी नियुक्त किया जाए और अधिकारी नियुक्त करके एक हेड ऑफिस बनाया जाए जहां से व्यापार का नेतृत्व किया जा सके भारत में। तो इसके आगे की जो चीजें हैं वो आप जान लें। 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। 1701 में फ्रांसीसियों ने कहां पर? पांडिचेरी। एक और इन्होंने केंद्र बनाया। पहले इन्होंने कहां पर केंद्र बनाया था? पहली फैक्ट्री सूरत में, उसके बाद पांडिचेरी में इन्होंने अपना क्या किया? हेड ऑफिस बनाया। और इसका गवर्नर किसको नियुक्त किया? पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जान चुके हैं। पहली फैक्ट्री सूरत में, हेड ऑफिस पांडिचेरी में। और यहां का गवर्नर पहला नियुक्त किसको किया गया?
फ्रांसिस मार्टिन को। इसके बाद 1735 में एक महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल आता है, ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत में आया। इसी के समय में देखा जाए तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसका सबसे ज्यादा भारत में जो व्यापार का विकास हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ड्यूमा के शासनकाल में फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत से व्यापार करना तेजी से शुरू कर दिया था। सबसे अधिक व्यापार का विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, डेनिश और स्वीडिश कंपनियां ये तो भारत में व्यापार जमा नहीं पाई। भारत में इनका जो व्यापार करने का तरीका था वो सफल नहीं हो पाया। अब बची कौन? 3 कंपनियां बची थी। एक ब्रिटिश, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, दूसरी पुर्तगाली, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरी फ्रांसीसी, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 3 कंपनियां बची। हुआ ये तो दोनों रिश्तेदार थे, अभी हमने आपको बताया, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय, ये दोनों रिश्तेदार हो गए। अब इनमें तो लड़ाई होना नहीं। लड़ाई किस में होना है? अब ब्रिटिश और फ्रांसीसी में। ठीक है, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों अपने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर व्यापार करना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ये आधिपत्य करके वहां से व्यापार को अपना बढ़ाना चाहते थे। तो लड़ाई किसमें शुरू हुई? फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी में। इन दोनों में अब धीरे धीरे अब वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत हो गई, जिसके कारण कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो अब हम लोगों को यह पढ़ना है कि ये तीनों युद्ध क्यों हुए, कब इस पर संधि हुई, इसका कारण क्या था, ये सारी चीजों पर बात करना है, और किस तरह से ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में बनी रहीं और व्यापार भी करती रहीं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी 1735 में, जो ड्यूमा आया था, जो तेजी से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ाया था, वो आगे चल करके किस तरह से ब्रेक होता है और किस तरह से जो युद्ध होते हैं ब्रिटिश और इसमें। तो फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वो कब से कब तक हुआ, इसका कारण क्या है, दोनों चीजें हम लोगों को जानना है। तो कब से हुआ? 1746 से 48 तक। ठीक है, पहले हम लोग कारण जान लेते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या था। इसको कहानी के रूप में आप समझ लें। हुआ ये कि यूरोपीय देशों में एक छोटा सा देश था, ऑस्ट्रिया, आज भी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार, देखिए ये दोनों जो देश थे उस समय यूरोपीय देशों में मजबूत पोजीशन में थे, ब्रिटेन और फ्रांस। जो मजबूत होता है वह हर जगह टांग अड़ाता है। अब हुआ क्या, ऑस्ट्रिया देश में उत्तराधिकार की लड़ाई थी और दोनों वहां पे टांग अड़ा रहे हैं, दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर। तो जो शुरुआत होती है भारत में जो लड़ाई की शुरुआत होती है उसका कारण कहां से आता है? यूरोपीय देश से आता है। तो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, इसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों क्या हुए, दोनों अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ना शुरू किए। अब ये जो लड़ाई थी वो आगे बढ़ती गई और इतनी आगे बढ़ी कि ये 1746 में एक अंग्रेज अधिकारी था, वारनॉट। ठीक है, जो भारत में एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। इसने क्या किया कि जो कुछ फ्रांसीसी जो जलपोत थे, जो समुद्री जहाजें थी जिससे व्यापार होता था, कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को इसने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया,
और पकड़ करके अपने कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था? डुप्ले। डुप्ले का नाम सुना होगा। डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। डुप्ले ने क्या किया? अब देखिए होता क्या था कि जो कर्नाटक का युद्ध आप पढ़ रहे हैं, कर्नाटक उस समय कोई स्टेट नहीं था। आज जो हम लोग स्टेट पढ़ रहे हैं, जो उस समय एक स्टेट नहीं था। एक चीज आप समझ लें इसको। अब देखिए ये जो कोरोमंडल का जो क्षेत्र था, जो कोरोमंडल, ये जो एरिया है, ये कोरोमंडल की जो एरिया है, और इधर क्या है? तटीय क्षेत्र है। तो ये जो कोरोमंडल की एरिया थी पूरी, ये सभी क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है? कर्नाटक कहा जाता था। आज हम लोग इसको मतलब इंग्लिश में कर्नाटक कहा जाता था, इसको आज हम लोग क्या कहते हैं? कर्नाटक। ठीक है। तो कोरोमंडल का जो ये तटीय क्षेत्र था, यही क्या था? कर्नाटक कहा जाता था। ठीक है। आज क्या है? अब ये स्टेट है, उसमें जो ये पूरा एरिया था उसमें कुछ तमिलनाडु के भी क्षेत्र थे, है ना। तो अब क्या है, ये अलग अलग स्टेट, कर्नाटक अलग हो गया, तमिलनाडु अलग हो गया। ठीक है। तो यही गोवा अलग है आपका स्टेट। तो ये जो एरिया थी, इसी में आपका 1746 में वारनाट जो अधिकारी था, कौन? अंग्रेज अधिकारी था। उसने क्या किया? कुछ समुद्री जहाजों को, फ्रांसीसी समुद्री जहाजों को उसने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, और उन जहाजों को व्यापार करने से रोक दिया। अब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रांसीसी डुप्ले। डुप्ले ने इसकी शिकायत किससे की? कर्नाटक के नवाब से किया। वहां के शासक कौन थे? कर्नाटक के नवाब। अब कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मामला है ही नहीं, तो वो उन्होंने पकड़ लिया तो उनसे बात करो। ठीक है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया डुप्ले ने जो शिकायत की थी कर्नाटक के नवाब से। अब डुप्ले इससे नाराज हुआ। फ्रांसीसी, ये कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल। डुप्ले इससे नाराज हुआ और उसने क्या किया कि तुरंत बदला लेना शुरू किया। इसने क्या किया कि अंग्रेज एक बस्ती थी, जहां मतलब केंद्र बिंदु था अंग्रेजों का, जहां से व्यापार करते थे, मद्रास के जो केंद्र था अंग्रेजी बस्ती का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र था, इसको चारों तरफ से डुप्ले ने घेर लिया। जब चारों तरफ से डुप्ले ने घेर लिया तो कर्नाटक के नवाब ने कहा कि आप यहां से तुरंत हटिए। डुप्ले ने वहां से हटने से मना कर दिया। इसलिए अब बीच में युद्ध किसके शुरू हो गया? बीच में युद्ध शुरू हो गया डुप्ले, मतलब फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले और कर्नाटक के नवाब के बीच। अब चूंकि क्या थे, ये जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, ये टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप से। भारत में क्या था? अलग अलग राजा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। तो क्या हुआ? कर्नाटक के नवाब हार गए और फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मींस डुप्ले के नेतृत्व में जो गवर्नर जनरल था, ये आपकी जीत गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अब मजबूत पोजीशन में दिखने लगी। इसी बीच हुआ यह कि ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का जो मैटर था वो सॉल्व हो गया। तो मेन लड़ाई कहां से शुरुआत हुई थी? वो यूरोपीय देशों से आई थी, ऑस्ट्रिया की। और वहीं पे दोनों क्या थे? ब्रिटेन और फ्रांस आपस में वहां पे लड़ रहे थे। तो जब उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी ऑस्ट्रिया की, जब वो शांत हो गई, तो वो मामला भारत में भी शांत हो गया। अब क्या हुआ? जैसे ही उत्तराधिकार का मामला वहां पे शांत हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने क्या किया? संधि कर लिया। संधि के बाद ये मद्रास जो डुप्ले ने जीता था, इसको वापस कर दिया इन्होंने, और जो वारनाट ने जो समुद्री जहाजों को पकड़ा था, उन्होंने भी छोड़ दिया। इस तरह से जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है उसका अंत हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, इसका कारण क्या था और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हम लोग बात ये करना है कर्नाटक द्वितीय युद्ध कब हुआ और इसका कारण क्या था। ठीक है। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक
का द्वितीय युद्ध, या सेकेंड लिख लें, ठीक है। कब? 1748 से कब तक? 54 तक, ठीक है। इसका पहले हम लोग कारण जानेंगे, फिर कैसे इसमें संधि हुई और कैसे ये युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। इसका जो मुख्य कारण था वो हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हुई। हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के जो निजाम थे वो इनके बीच में जो उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाई की शुरुआत हुई, इसमें इन लोगों ने क्या किया, एक तरफ अंग्रेज हो गए और एक तरफ क्या हो गए, फ्रांसीसी हो गए। दोनों एक दूसरे के, ये लड़ाई किसकी थी? दो राजाओं के बीच में। आइए, दोनों कंपनियां क्या हुई, एक दूसरे का सहयोग करने लगी। तो ये क्या है, फूट डालो और शासन करो की नीति, इसी पे काम करते थे। जो भी बाहर की जो कंपनियां आई थी वो इसी थीसिस पे काम करती थी। एक उधर हो जाती थी, एक उधर हो जाती थी, आपस में लड़ाओ, ठीक है। तो राजा आपस में लड़ते थे, ये लोग अपना विस्तार करते थे और विस्तार करके पैसे लूटते थे, लूट के अपने ले जाते थे अपने देश। तो हुआ क्या, हैदराबाद और कर्नाटक के राजाओं के बीच में जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, उसमें दोनों अपने अपने हित को देखते हुए एक दूसरे की तरफ से हो गए। इसमें हुआ ये कि 1754 में इसकी समाप्ति कैसे होती है। लड़ाई तो ये लोग खूब देखे, दोनों में आपस में लड़ते रहे, ये लोग अपना जिनको जहां पर इच्छा होती थी, जो जिसके तरफ से था उससे मजा लेता। आप हमको यहां पे जगह दे दो, यहां पे जगह दे दो, मिलता था। क्यों? क्योंकि भाई आप हमारे तरफ से हो ना, तो हमारे तरफ से हो तो आपको फायदा मिलेगा ही, ठीक है। तो वो इसका फायदा लिए, लेकिन 1754 में डुप्ले जो खतरनाक सिद्ध हो रहा था, लड़ाई का कारण वही ज्यादा बन रहा था। 1754 में फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले को वापस कब बुलाया गया? 1754 में। जैसे ही डुप्ले वापस जाता है, डुप्ले की जो लड़ाई झगड़े की कारस्तानी थी वो फ्रांसीसी सरकार को पता चल गई थी। डुप्ले को वापस बुला लिया गया कि आप यहां पे आइए, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहेंगे तो व्यापार नहीं हो पाएगा, व्यापार के लिए लड़ाई जरूरी नहीं है, ठीक है। और वो भी किससे? यूरोपीय ही कंपनी से आप लड़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद किसको भेजा गया? इसके बाद भेजा गया एक नए गवर्नर जनरल जिनका नाम था गुडेहो। नए गवर्नर जनरल कौन आए? गुडेहो। गुडेहो जब आते हैं, आने के तुरंत बाद इन्होंने क्या किया? युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। तुरंत जो है इन्होंने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और 1755 में पांडिचेरी की एक संधि हुई। पांडिचेरी की संधि हुई किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में एक संधि हुई। संधि में शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि दोनों कंपनियां भारतीय राजाओं के झगड़ों में किसी तरह का हस्तक्षेप आज के बाद नहीं करेंगी। इसका उनसे क्या लिया गया? वादा लिया गया कि अब जो है भारतीय राजाओं के बीच में आप लोगों को टांग नहीं अड़ाना है। पांडिचेरी की संधि में इस तरह से क्या हुआ? द्वितीय कर्नाटक, सेकेंड कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, इसका कारण क्या था और इसका अंत कैसे हुआ। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के विषय में हम लोग बात करेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध का हम लोग समय जानते हैं पहले। तो थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ, पहले इसका हम लोग समय जानेंगे। तो समय आपका 1748 से 54 तक, ठीक है। ये 1748 नहीं, 1756 से 63 तक, 1748 से 54 तक तो आपका कौन सा था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका कारण क्या था। इसका भी कारण यूरोप से ही शुरुआत हो जाए, देखा जाए तो इसका कारण की जो शुरुआत हुई वो यूरोप से ही हुई थी, ठीक है।
यूरोप में जो दोनों देश थे, एक ऑस्ट्रिया, एक और छोटा सा देश था प्रसा। ठीक है, ये दोनों देश आपस में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। अब दोनों में क्या हुआ कि एक दूसरे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों क्या हुए, दोनों एक दूसरे की तरफ से हो गए। अब इसका जो प्रभाव है वो भारत में भी पड़ा। वहां से जो लड़ाई थी वो सीधे आती थी भारत में, क्योंकि दोनों कंपनियां क्या थी, भारत में व्यापार करती थी, भारत के कई क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर रखा था। ठीक है, ये युद्ध बहुत लंबा चला था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। इसको कभी क्वेश्चन पूछे कि सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, किन देशों के बीच में, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। अब देखिए 56 से 63 तक, ठीक है, ये 7 वर्ष, सप्तवर्षीय इसको युद्ध कहा जाता है, दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब ये लड़ाई समाप्त कैसे हुई, इसको हम लोग जानते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे होता है। अब दोनों कंपनियां जो यूरोप में लड़ रही थी वो भारत में भी लड़ गई। कैसे लड़ी, यहां पर 1760 में एक युद्ध हुआ जिसको बहुत फेमस युद्ध है, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी, दोनों के बीच में ये वांडीवास का युद्ध हुआ। इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वो फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किए। जब एक करारी हार फ्रांसीसी कंपनी को हुई तो वहां पर अब एक संधि करनी पड़ी। क्या हुई, अब देखिए दो चीजें होती है इसी के समय में, एक और घटना होती है। घटना यह होती है कि वहां पे जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो भी अब समाप्ति के कगार पर चला गया। किसके किसके बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, दोनों में ये क्या थे, एक दूसरे की तरफ से। तो वहां भी लड़ाई समाप्त होती है और यहां पे क्या है, अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर देते, बुरी तरीके से पराजित करते। तो इनके बीच एक संधि हो जाती है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संधि हो गई। और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कहा कि देखिए हम आपको कुछ क्षेत्र दे रहे हैं, आप वहां से व्यापार कर सकते हैं, वरना आपको बाहर जाना है भारत से। तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो शर्त थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको मानना पड़ा, क्योंकि वो बुरी तरीके से पराजित हो चुके थे। तो कुछ क्षेत्रों पर इनको व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका बचा हुआ क्षेत्र मुख्य रूप से भारत में कहां पर था, तो जहां पर उनको पहला जो क्षेत्र था पांडिचेरी, पांडिचेरी में हमने आपको बताया भी था कि यहीं से वो क्या करते थे, अपना मुख्यालय बनाए थे, वहीं से ये व्यापार भी किया करते थे। तो एक पांडिचेरी, दूसरा इनको एक जगह और दे दिया गया, माहे। माहे कहा गया कि आप ये भी ले लो भाई, यहां से भी आपको छूट दिया जाता है। ठीक है, एक काराकाल, एक और छोटा क्षेत्र था काराकाल। तो ये 3 जगह थे मेन, उनको देखिए पांडिचेरी और माहे तक ही सीमित रखा गया। कहा गया कि आप इससे अधिक दूर नहीं जाएंगे, यहां पर ही अपनी। कभी कभी पूछता है कि फ्रांसीसी बस्ती मुख्य रूप से कहां पे बनी रही, तो वो कहां पे, पांडिचेरी में ही मुख्य रूप से बनी रही थी। ठीक है, तो यह इनका केंद्र बिंदु था। फ्रांसीसी जो ज्यादा तेज उछल रहे थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पराजित किया और इस तरह से उनको संधि करनी पड़ी और कुछ क्षेत्रों पर ही वो सिमट कर रह गए। व्यापार भी उनका क्या हो गया, सिमट गया। ठीक है, तो हम लोग लगभग सभी कंपनियों के विषय में बात कर चुके हैं। अब हम लोगों को केवल बात करना है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो भारत में कब आई, कैसे भारत में तेजी से अपना विस्तार किया, और ये कहानी आपको आगे तक मिलती रहेगी जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कहानी हमने लास्ट में रखा कि इसको क्रमशः आगे हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा कार्य करता है, कैसे विस्तार होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और किस तरह से हमारे शासकों ने
गलती की जिसके कारण से पूरे भारतवर्ष में इनका विस्तार हो गया था। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।